हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग कर्व। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰਸ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਵਾਰਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। 1765 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1765 ਮਤਲਬ 1765 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1948 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਸਿਰਫ 20 या 21 है, ठीक है। तुसी वेख के घबराना नहीं, तुसी एक बार सिर्फ नोट डाउन करना है ਜਿਹੜੇ मैं इतने गवर्नर जनरल्स लिखांगा सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ 1764 'ਚ ਬਕਸਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1764 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੰਡਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਹੁਣ 1765 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ जी मतलब गवर्नर जनरल, फिर वाइसरॉय आएंगे, ठीक है। गवर्नर, गवर्नर जनरल, फिर वाइसरॉय। गवर्नर चलो पर पहले लिख लेने, ठीक है। सब तो पहले आता है रॉबर्ट क्लाइव। सतारा सौ 65 तो लैके 67 तक, ठीक है। ये फस्ट अपना गवर्नर ऑफ बंगाल है, ठीक है। फिर आता है वालहर्स्ट, ठीक है। फिर आता है कार्टियर, ये एक्टिंग गवर्नर एज इतने अपॉइंट किया जाता उदों 69 तो लैके 72, ठीक है। फिर आता है वैरन हेस्टिंग्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, सतारा सौ 72 तो लैके 85 तक, 1772 तो लैके 1785 तक जिहड़ा ये वैरन हेस्टिंग्स है। इस तो इत्थे 1773 च एक रैगूलेटिंग एक्ट आएगा, पर डिस्कस करांगे। पहले आते सी गवर्नर, हुण आएंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। ये फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जी, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। फिर आता है लॉर्ड मैकहर्सन, क्लियर है? कोई डाउट? फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस,
1785 तो लैके 1793 तक, ठीक है। फिर आएगा, दिख रहा है, जॉर्ज बारलो। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनू मिटे के रब करके नैक्सट गवर्नर जनरल लिखांगे इत्थे। इसे जॉन बारलो बाद चो आएगा सर, जॉन शोर आएगा पहले। ठीक है जी, हुन उस तो बाद चो आप गल करांगे। इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो जो लैना, तो या तो मैनू रब कर लगा। नैक्सट आंदा है जॉन शोर तो बाद वेलेस्ले। ठीक है, उस तो बाद चो आंदा है फिर कॉर्नवालिस आंदा इत्थे वापस, उही जिहड़ा पहले आया सी। 1805 इत्थे आंदा है। ये ओनली गवर्नर जनरल है जिंदी मृत्यु इत्थे ही हो जाएगी, विच डाइड इन इंडिया। गाजीपुर च इनकी बनी हुई टॉम जी एक्चुअली कॉर्नवालिस दी, ठीक है, यूपी च है गाजीपुर। ये ओनली गवर्नर जनरल है जिहड़ा इत्थे ही मरेगा, क्लीयर है। फिर आएगा जॉर्ज बारलो। फिर आएगा लॉर्ड मिंटो वन। फिर आएगा हेस्टिंग्स। ये वैरन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। क्लीयर है। हुन इस तो बाद चो जब आप गल करिए, फिर आएगा लॉर्ड एडम्स। क्लियर है। फिर आएगा एमहर्स्ट। क्लियर है। फिर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियम बेंटिक, दिख रहे। अठारह सौ 28 तो लैके 1835। विलियम बेंटिक तो चेंज होंगे थोड़ा जा। पहले आते पे सी गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर से लॉर्ड क्लाइव, फिर आना शुरू हो गए गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग तो। हुन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो पोस्ट के नाम चेंज करके हुन हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट मीनस लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। हुन इंडिया दे आ रहे हैं, क्लियर है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर आएगा लॉर्ड मैटक्लेफ। ठीक है, लॉर्ड मैटक्लेफ 1835 इन्हें फ्रीडम ऑफ प्रैस दिता सी अपन। फ्रीडम ऑफ प्रैस का जो जिम्मेवार बंदा है लॉर्ड मैटक्लेफ है। ठीक है जी। उस तो बाद आएगा लॉर्ड ऑकलैंड। फिर आएगा लॉर्ड एलनब्रो। फिर आएगा लॉर्ड हार्डिंग वन। फिर आएगा लॉर्ड डलहौजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी भी। ठीक है। फिर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड कैनिंग। ਜਿਹੜਾ आला सी ना गवर्नर जनरल, इस तो बाद चो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों जी सी इलिमिनेट करती सी। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति तो बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नू इलिमिनेट करता तो डायरैक्ट रूल हुण कौन करेगा? इंग्लैंड की पार्लियामेंट। उत्थों रानी रूल करेगी क्वीन। ठीक है, क्वीन उत्थों ही भेजेगी। हुण गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम चेंज करके वाइसरॉय कर दिता गया। इट मीनस जो लॉर्ड कैनिंग है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है जी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1765 तो लैके 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर आ रहे हैं सारे। हुण 1858 तो लैके 1947-48 तक ब्रिटिश ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਈਸਰਾਇਜ਼ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਟਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि इंग्लैंड जिमें दो हाउसिस ने, अपर हाउस तो लोवर हाउस। जिमें अपने राज्य सभा लोक सभा ना तो उत्थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ते हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जोड़ा उत्थों गवर्नर जनरल बन के आ रहे हैं उन्होंने स्टेटस लॉर्ड के इक्वल है, मतलब अपर हाउस उन्होंने इक्वल है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इक्वल है। इस करके मैं लॉर्ड ला रहा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1862 तक ये रूल करेगा। ठीक है, हुण उस तो बाद जो आप गल करिए तो इस तो बाद आएगा एल्गिन वन। ठीक है, उस तो बाद चो लॉरेंस। इन्हें जे इत्थे दिख रहा है तो मैं इत्थे लिख देना, दिख रहा है। लॉरेंस हो गया। हुण उस तो बाद आएगा मायो, लॉर्ड मायो। एटीन 1869 तो 72। फिर आएगा नॉर्थब्रुक। ठीक है जी, इस तो बाद आएगा लिटन। लॉर्ड लिटन जो आएगा ना वो 1876 तो 1880। दिख रहे हैं ना?
ठीक है, मैं रब ही कर देना, तुसी इनू नोट डाउन कर लो। लिटन तो बाद आएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, फिर आएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो उस तो बाद फिर आएगा लॉर्ड डाउनस्टॉम, लॉर्ड लैंडस्टॉम। फिर आएगा लॉर्ड एल्गिन टू। ठीक है, फिर आएगा लॉर्ड कर्जन। इन्हें ही बंगाल का पार्टीशन करवाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, फिर आएगा लॉर्ड मिंटो टू। फिर आएगा हार्डिंगे टू। फिर आएगा चैम्सफोर्ड। तुसी घबराना नहीं इन्हू देख के, बस आप लिख रहे हैं। ठीक है, उस बाद अगर जो करांगे मेन मेन ही। फिर आएगा लॉर्ड रीडिंग। जो लॉर्ड रीडिंग है ना, ये ओनली ज्यूस है। ठीक है, यहूदी सी, ओनली ज्यूस। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग 1921 तो लैके 1926। फिर आएगा लॉर्ड इरविन। उन्नीस सौ छब्बीस तो लैके 1931 तिकर। फिर आएगा लॉर्ड वेलिंगटन। क्लियर है? फिर आएगा लॉर्ड लिलिथिगो। उन्नीस सौ छत्तीस है जी, 1936 तो लैके 1934। फिर आएगा
लॉर्ड वेवल। ये मार्च 1947 तक रहेगा। ठीक है, दिख रहा है ना कि बाहर हो रहा है। ये लॉर्ड लिथिगो लिखा है 1936 तो लैके 1944 तक। ये लॉर्ड वेवल है जी 1944 तो लैके मार्च 1947 तक। फिर आएगा लास्ट अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका नाम सी माउंट बैटन। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ टाइम पीरियड है ना वो रहेगा अप्रैल 1947 तो लैके 30 जून 1948। ये लास्ट अपना, ठीक है। इस तो बाद चो 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फ्रीडम मिल गई सी। उस तो बाद चो माउंट बैटन है ਜਿਹੜਾ ਇਹ माउंट बैटन प्लान लैके आएगा जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्रीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवीएट करेगा, चंगी तरह वाएगा, मतलब कह सकते ड्रॉ करेगा। तो 1 महीने ये अपनी बाउंड्री जी ड्रॉ की गई सी। माउंट बैटन बहुत लास्ट जो इंडियन जो बनया सी अपने फ्री जो हो गया सी, इंडिपेंडेंट हो गया सी, जो इंडियन गवर्नर जनरल बनया सी, इंडियन वाइसरॉय बनया सी, उनका नाम सी राजा गोपालाचार्य। चक्रवर्ती भी कह सकते, चक्रवर्ती गोपालाचार्य, राजा गोपालाचार्य, ठीक है। उन्नीस सौ 50 तक ये सी अपने सारे गवर्नर जनरल्स। हुण इन्हां विचों आपां जिहड़े 20 है उन्हां दा कार्यकाल पढ़ांगे चंगी तरह, ठीक है। तो आप चंगी तरह आप वेखांगे उन्होंने टाइम पीरियड की होया, ठीक है। सब तो पहले आप शुरुआत करेंगे रॉबर्ट क्लाइव जो, मैंने लगता वो बैटरी चेंज करनी पैनी, 1 मिनट टाइम देना, तुसीं उंज करा नोट डाउन कर लो। आई होप तुसी ये सारा लिख लिया होएगा। तो एक्चुअली वो बैटरी डाउन हो गई सी, मैं बैटरी चेंज की थी। अज आप शुरुआत करांगे अपने पहले जिहड़े सी गवर्नर वो सी लॉर्ड क्लाइव। उन्हों का टाइम पीरियड की रहा जी 1765 तो लैके 1765 तो लैके 1767 तक, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव सी ना जिहड़ा उन्होंने लंडन के डायरैक्टर्स ने, लंडन तो डायरैक्टर्स ने भेजा सी इत्थे, ते वो एक क्लर्क बंदा सी। क्लर्क तो पहले कमांडर इन चीफ बने, कमांडर इन चीफ तो गवर्नर बन के आया। जिवें ही लॉर्ड क्लाइव इत्थे आंदा है, सब तो पहला तो वो जिहड़े बक्सर लड़ाई च शामिल सी मुगल एंपरर शाह आलम टू, उन्होंने निबड़दा है। उन्होंने तो इलाहाबाद की जेल च किले च बंद किया होंदा एक तो, ठीक है। जिहड़ा रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद के किले च शाह आलम टू नूं बंद किया होंदा, प्रिजनर बनाया होंदा एक तो, ठीक है। आंदे नाल ही उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद च की हुंदा है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद च वो कहंदा है कि असी तैनूं 26 लाख की पेनशन देंगे सालाना, ठीक है। एनुअली 26 लैक्स की पेनशन देंगे, बदले च तू सानू बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन्हां तिन्हां दे दीवानी देगा। दीवानी मतलब लैंड टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। भू राजस्व कर भी कह देंगे इनू। इन्हां तिन्हां दे दीवानी सानू देगा, असी कलैक्ट करांगे इन्हां तिन्हां दे दीवानी, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होंदी है। जिहड़ा शाह आलम टू है वो फस्ट जिहड़ा बंदा है मुगल एंपरर है जिहड़ा ब्रिटिशर्स दा पेंशनर ते प्रिजनर बन जाता है, ठीक है जी।
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एक इंद की होएगा 26 लाख पेंशन, ठीक है। 26 लाख की जी पेंशन है वो दी जाएगी, तो बदले की मिलेगा दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, ते उड़ीसा। क्लीयर है। 26 लाख की पेंशन तो दीवानी मिलेगी। ये 26 लाख पेंशन किनू मिलेगी? मुगल एंपर शाह आलम टू नूं, ते बदले च दीवानी, ठीक है। ये भी इन्हें सेम ट्रीटी की एक ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद इन्हें की किया, फैजाबाद अज की डेट तुसीं कल आप देख रहे राम मंदिर बनया जिथे अयोध्या बनया, अयोध्या का ही पहले उन्होंने की कहते फैजाबाद कहते, ठीक है। फैजाबाद कहते अयोध्या में, कल उत्थे राम मंदिर बनया ना, कल उत्थे जन्म उन्होंने भूमि पूजन उत्थे शुरू करता सी, ठीक है। हुण ट्रीटी ऑफ फैजाबाद होया कि ट्रीटी ऑफ फैजाबाद किंदे बिटवीन हुई? बक्सर की लड़ाई नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला वो भज जाता, उत्थों अवध आ जाता है, तो उहदे नाल ट्रीटी ऑफ फैजाबाद साइन करता रॉबर्ट क्लाइव। की ट्रीटी हुंदा उस च? कड़ा मानिकपुर एक प्लेस है, कड़ा मानिकपुर प्लेस कित्थे? इलाहाबाद को। अलाउद्दीन खिलजी को पहले कड़ा मानिकपुर का ही गवर्नर बनाया गया, मेडिवल इंडिया च मैं अपनी क्लासेज किया है डिस्कस। कड़ा मानिकपुर एक प्लेस है इलाहाबाद, उत्थों दे सारे हक खो के, मतलब उत्थों दे सारे राइट्स खो के, दीवानी तो लैके सारे तिकर क्रिमिनल पावर्स तिकर सारे कुछ खो के, जिहड़ा नवाब को कड़ा मानिकपुर खो के ते किनू दे देगा? शाह आलम टू नूं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ फैजाबाद च नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला को कड़ा मानिकपुर खो के किनू देता? मुगल एंपर शाह आलम टू नूं, ठीक है। ये सी ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। हालांकि जिहड़ा उस तो बाद चो है शाह आलम टू है वो मराठास के कंट्रोल च आ जाएगा, तो वैरन हास्टिंग जो आएगा गवर्नर बन के उनके को कड़ा मानिकपुर भी छिन लेगा, ठीक है। कड़ा मानिकपुर छिन के वो दोबारा नवाब ऑफ अवध जो उस टाइम होंगे सफदर जंग नूं वो वापस कर देना कड़ा मानिकपुर वैरन हास्टिंग्स, ठीक है। उस तो बाद चो जिहड़ा इस करके शाह आलम की थोड़ी देर कैपिटल मुगल की थोड़ी देर कैपिटल इलाहाबाद भी रही सी, इस करके जो हैंड ओवर करता ही ट्रीटी ऑफ फैजाबाद च कड़ा मानिकपुर शाह आलम टू, ठीक है। क्लीयर है। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के कोल ही प्लेस है, यूपी च। ये किनू मिल जाएगा जी? नवाब ऑफ सुजाउद्दौला को छिद के कड़ा मानिकपुर शाह आलम टू दे देगा। जिहड़ा शाह आलम टू है ये पहला मुगल एंपरर है जिहड़ा प्रिजनर ते पेंशनर दोवें सी ऑफ ब्रिटिश। क्लीयर है। जिहड़ा शाह आलम टू है, ठीक है। हुण आपां नैक्सट गल करते हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने ना इत्थे द्वैल प्रशासन चलाया, मतलब डुअल गवर्नेंस चलाई। डुअल गवर्नेंस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। एक्चुअली जो उदो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सी ना वो एक ही सी, बंगाल ही सी। बांग्लादेश भी पार्ट अपना ही सी, मतलब बंगाल का ही सी। ईवन कि नॉर्थ ईस्ट असम का भी पार्ट बंगाल च काउंट करने जाता उदों। इन्हें डुअल गवर्नेंस इन बंगाल शुरू करती। किवें? डुअल गवर्नेंस इन बंगाल मतलब कि जिहड़े दीवानी राइट्स होंगे, ठीक है, जिहड़े दीवानी राइट्स होंगे वो कौन कंट्रोल करेगा या कलैक्ट करेगा? वो करेंगे ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
कलैक्ट करेगी दीवानी राइट्स। लगान तो लैके लैंड टैक्स रिवैन्यू तो लैके सारे कलैक्ट कौन करेगा? दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स। क्लीयर है? दूजा फौजदारी पावर। फौजदारी मतलब क्रिमिनल पावर्स। क्रिमिनल पावर्स किंदे अंडर करती? नवाब ऑफ बंगाल के अंडर करती। उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल कौन सी? 1765 च मीर जाफर। हालांकि इस तो बाद लास्ट नवाब आएगा मुबारकदुल्ला, ठीक है, वो भी वेरी नेस्टिंग एलिमेंट कर देगा बाद चो। बट सुन चलो 1765 च मीर जाफर से जो उस टाइम ते उन्होंने फौजदारी पावर देती, ठीक है, फौजदारी पावर देती। फौजदारी पावर नू मतलब की होंदा क्रिमिनल पावर्स, मतलब जो भी बंगाल बिहार उड़ीसा क्राइम करेगा कोई भी बंदा, वो कौन टैकल करेगा? सारा नवाब करेगा। क्लीयर है? दीवानी कौन कलैक्ट करेगा? किसाना को लगान कौन कलैक्ट करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनू ही आपां की कह दिंदे आ? डुअल गवर्नर्स इन बंगाल। ठीक है, ये कौन कलेक्ट करेगा दीवानी? ये करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ते फौजदारी कौन करेगा? फौजदारी मतलब क्रिमिनल पावर्स। फौजदारी मतलब क्रिमिनल पावर्स। एक कौन कलेक्ट करेगा? नवाब ऑफ बंगाल। बदले च इनू 53 लैक्स की एनुअल पेंशन भी दी जाएगी। $53 लैक्स की पेंशन। क्लीयर है? हुण इत्थों का सिस्टम नहीं पता सी ब्रिटिशर्स नूं, उन्होंने की किया? दीवानी कलैक्ट करने लिए दो बंदे हायर कर ले, सिताब राय ते रजा खान। ये जेडे सी दो ये दीवानी कलैक्ट कर रहे थे। ये इंडियन सी रजा खान ते सिताब राय। रजा खान सी वो बंगाल च कलैक्ट करता ही सारा, तो ये बिहार उड़ीसा च। ठीक है, बिहार उड़ीसा सिताब राय ते रजा खान बंगाल च। क्लीयर है? ये दोवें दीवानी कलैक्ट करके सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे देंगे सी। इट मीनस इस दोवें डायरैक्टली रिस्पोंसिबल सी किनों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोवां ने दीवानी कलैक्ट की तो दे दे उन्होंने। ये नवाब ऑफ बंगाल सिर्फ क्राइम हैंडल करता से उदों। ठीक है, हौली हौली एक ही होगा, ये सी अपना डुअल गवर्नर इन बंगाल। ये डुअल गवर्नर बंगाल है जोड़ा, ये इलिमिनेट कर देगा आके कौन कौन करेगा? 1772 च आएगा वैरन हास्टिंग्स। 1773 चो एक एक्ट लैके आता है, बिडिंग सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रिवैन्यू। ठीक है, बिडिंग इनका नाम की चेंज कर देगा उन्होंने? बिडिंग सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रिवैन्यू। हुण उहदे च की होएगा? बिडिंग सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रिवैन्यू च हुण ठेकेदारी शुरू कर देगा, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की होएगा कि वड्डे वड्डे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बोलियां लवाएंगे ठेकेदारा को। ठीक है, उच्च बोलियां, जिन्नी उच्ची बोली एक ठेकेदार लाएगा, जिन्नी वड्डी बोली ठेकेदार एक लाएगा एक एरिए ਲਈ उन्होंने उस एरिए का कॉन्ट्रैक्टर मतलब नियुक्त कर दिया जाएगा फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स लिए उन्होंने ठेका मिल जाएगा। 1772 मतलब 1772 च ये लैके आंदा बिडिंग सिस्टम, तो 1777 च 5 ईयर्स तक मिलता से उदों। ठीक है, फाइव ईयर्स लिए मिलता सी लैंड टैक्स रिवैन्यू। उस तो बाद 1777 1777 च इन्हें बैन करता कि इन्हें ਜਿਹੜੇ 5 साल नहीं इसी ठेका देंगे, क्योंकि इन्हों से ठेकेदारों को बहुत फायदा होना शुरू हो गया सी। उन्हें 1 साल का ठेका करता सी। 1 साल मतलब हुण एनुअल ठेका निकलिया करेगा। एनुअल ठेका निकलेगा तो बोली भी वड्डी लगेगी पिछले साल नालों। 1777 तो लैके 1793 तक इन्होंने
एनुअल ठेका चलाया, ठीक है, बिडिंग सिस्टम का, ठीक है। उस तो बाद 1793 च ये बिडिंग सिस्टम ਨੂੰ आके बैन कर देगा कौन 1793 च लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो शुरू कर देगा इत्थे परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल जमींदारी सिस्टम। तो तुसी अज भी देखा होएगा बंगाल बिहार उड़ीसा च लोगों को 300-300 एकड़ जमीन है या 500-500 एकड़ जमीन है, उनका कारण की है जमींदारी सिस्टम ऑफ बंगाल या परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्नी ज़मीन है लोगों को 300-300 एकड़, इससे इनका कारण इक्को ही है जमींदारी सिस्टम, ठीक है। उन्होंने पूर्वजा को इन्नी जमीन कित्थों आई, इस जिहड़ा वो लैके आई सी एक्ट परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल, उत्थों आई सारी जमीन, ठीक है। हुण आपां गल करांगे वैरन हेस्टिंग्स बारे। एक्चुअली इन दौरान एक वर्लहर्स्ट आता 1767 तो लैके 1769 आप लिखा भी सी, ठीक है। उनके दौरान फस्ट एंग्लो मैसूर वार होंगी है। फस्ट एंग्लो मैसूर वार च हैदर अली हरा देंदा ब्रिटिश ने कंपनी नूं, वो आप डिस्कस करांगे सारा। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई सी, वो आप सारा डिस्कस करांगे, ठीक है। 1767 तो लैके 1769 है ना जी, उनके वर्लहर्स्ट के दौरान फस्ट एंग्लो मैसूर वार होंगी है, ठीक है। वो आप डिस्कस करांगे चारों मैसूर वार्स। हुण आप नैक्सट अपना गवर्नर जनरल आप डिस्कस करते हैं, जिहड़ा कौन सी वैरन हेस्टिंग्स। क्लीयर है। 1772 च इनू गवर्नर ऑफ बंगाल बना के भेजते हैं उत्तों इंग्लैंड तो, बट 1773 च एक रेगूलेटिंग एक्ट आएगा। रेगूलेटिंग एक्ट आएगा 1773 च, तो इनकी पोस्ट का नाम की हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनकी पोस्ट का नाम की होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाय हुंदा किसी हर 20-20 साल बाद ब्रिटेन तो एक्ट आते सी, चार्टर एक्ट आते सी, जिवें 1773 च आएगा। फिर इहदे च 10 साल बाद एक पिटिशन आएगा ताकि इनकी इंप्रूवमेंट जो इहदे च कमियां होईयां सी रेगूलेटिंग एक्ट च उन्होंने इंप्रूव किया जा सके 1784 च, ठीक है। फिर 1793 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1833, फिर 1853, एवं चार्टर एक्ट्स आते 20-20 साल बाद, ठीक है, ताकि इत्थे किवें पॉलिसीज़ बनानियां वो इत्थे दसिया जा सकन बाय ब्रिटेन, ठीक है। हुण रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 च होया की, ठीक है। सब तो पहले तो इन्हें आके एलिमिनेट करता डुअल गवर्नर्स। डुअल जी गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट की सी रॉबर्ट क्लाइव ने, वो बैन करती इन्हें, ठीक है। तो उनकी जगह की लॉन्च करता बिड सिस्टम, बिडिंग सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रिवेन्यू। जिहड़ा उन्होंने मैं तुहानूं सारा एक्सप्लेन किया सी ठेकेदार किवें करते सी, ठीक है। 1772 तो लैके 1777 तिकर तां 5 ईयर ठेका निकलेगा। फिर उस तो बाद चो 1777 तो लैके 1793 तिकर एनुअल ठेका निकलेगा, मतलब 21 साल बाद, ठीक है। उस तो बाद 1793 च ये भी सिस्टम बैन कर देगा कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो स्टार्ट इतने करेगा परमानेंट सेटलमेंट बंगाल या जमींदारी सिस्टम आप कह दें, ठीक है। मैं तुहानूं रेगुलेटिंग एक्ट के पॉइंट्स दस रहा। फस्ट तो इन्हें इलीमिनेट किया डुअल गवर्नर्स, इतने लॉन्च करता बिडिंग सिस्टम, ठीक है। फिर उस तो बाद इन्हें इतने शुरू की सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की इतने 1773 च एट कलकत्ता। सतारा सौ 1773 च इन्हें सुप्रीम कोर्ट इत्थे एस्टैब्लिशमेंट करती ताकि
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋ, ਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ 3 ਗਵਰਨਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕਰਤੇ ਕਿੰਦੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰ। ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ 1 ਬਣਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਇਆ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। 3 ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, 1 ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਬਾਰਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਤੇ ਮੌਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਨਸਨ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਕਲੈਵਰਿਨ, ਮੌਨਸਨ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਬਾਰਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ 5 'ਚ ਮਤਲਬ 4 ਆ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਖੁਦ, ਇਹ 5 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਵੈਰਨ 5 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਿਆ। 4 ਹੈਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਸੀ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਕਲੈਵਰਿਨ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਤੇ ਮੌਨਸਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੜਚਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਰਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਇਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲਿਟਸ ਬਣਾਇਆ। ਆਮ ਲਿਟਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਲਿਟਸ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਟਰਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਮ ਲਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲੈਕਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਰਿਵੈਨਿਊ ਵੀ, ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਕੋਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਉਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਮੈਂਬਰਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਾਰਬਲ, ਕਲੇਵਰਿੰਗ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਤੇ ਮੌਨਸਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਿਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਲਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜ ਸੀ, ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ, ਸਦਰਨ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ, ਸਦਰਨ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਕੋਰਟ, ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਿਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਆਮਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਏ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 'ਚ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ 20 ਮੇਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲੋ ਮਾਈਸੂਰ ਵਾਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 'ਚ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।